स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में वे यू कैन अचीव योर गोल इन साइलेंस। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री की सारी बात हमने कर ली थी और जो फर्स्ट क्लास हमारी थी, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बेसिक मैथ्स हम डिस्कस करने वाले हैं। वो बेसिक मैथ्स के हमने चार पार्ट में हमने बेसिक मैथ्स को डिवीज़न किया था या डिवाइड हमने किया था। पहला पार्ट कौन सा था? ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा था डिफरेंशिएशन। तीसरा था इंटीग्रेशन एंड द फोर्थ वन इज ग्राफ्स। तो जो पहला पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्री था वो हमने लास्ट क्लास में फिनिश कर लिया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है, दैट इज डिफरेंशिएशन। वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली लाइव लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशन वो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन में आने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। वो क्या है? दैट इज़ जो हमारे लिए यहाँ पे काम आएंगी, दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है? जो कांस्टेंट आप नाम से पता है, विच इज़ इनवेरिएबल, यानी जो आपके पास चेंज नहीं होगा। जैसे फोर की वैल्यू आपके पास कभी चेंज नहीं होगी। मैंने बोला टेन की वैल्यू आपके पास कभी चेंज नहीं होगी। मैंने बोला ई की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, 2.718। ये वैल्यू भी आपके पास कभी चेंज नहीं होती। मैंने बोला पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.14। ये वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होती। तो ऐसी जो वैल्यूज़ आपके पास हैं जो कभी चेंज नहीं होती किसी भी सिचुएशन में, ऐसे जो पैरामीटर्स हैं या ऐसे जो वैल्यूज़ अपने पास है वो कहलाती हैं कांस्टेंट। द नेक्स्ट वन इज़ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? जो वेरी करेगा, यानी जो वेरी होगा वही वेरिएबल आपके पास कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक्स और वाई के फंक्शन हमारे पास होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? अगर एक्स वेरी करेगा तो वाई भी वेरी करेगा, यानी एक्स वहाँ पे चेंजेबल है, यानी अगर एक्स वहाँ पे चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ऐसे जो पैरामीटर्स हमारे पास होंगे वो वेरिएबल कहलाएंगे, लाइक फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, जैसे मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू 4x। अब जैसे ही आप x की वैल्यू चेंज करोगे y यहाँ पे क्या होगा? आपके पास चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे x और y दोनों क्या है? वेरिएबल हैं। द नेक्स्ट वन इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है हमारे पास? रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज नॉन एज फंक्शन। यानी एक डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन क्या होता है? फंक्शन हमारे पास होता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया y इक्वल्स टू 2t²। ठीक है, अब यहाँ देखो t की जो वैल्यू है वो मेरे पास इंडिपेंडेंट है, यानी t की वैल्यू मैं मेरी इच्छा से कुछ भी ले सकता हूँ। आपकी चाहो तो आप ऑब्वियसली आप भी ले सकते हो अपनी इच्छा से, मैं ही नहीं। तो t की वैल्यू आप 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, -1 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, वॉट एवर आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो t की वैल्यू जैसे ही आप अपनी इच्छा से आपने कुछ भी ली कि आपको y की वैल्यू उस अकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, यानी t आपके पास इंडिपेंडेंट है, आप कहीं से भी कुछ भी नंबर उठा के t की वैल्यू में रख सकते हो। लेकिन y आपके पास इंडिपेंडेंट नहीं है। y टोटली किस पर डिपेंड कर रहा है? t की वैल्यू पे आपके पास डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए जो t आपके पास होगा ये कौन सी क्वांटिटी होगी? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। वाइल जो y आपके पास होगी वो कैसी क्वांटिटी होगी? डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो इन्हीं जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटीज़ होती हैं, इन्हीं के बीच का जो रिलेशन होता है या वो एक्सप्रेशन जो इनके बीच के रिलेशन को बताता है वो क्या कहलाता है? फंक्शन हमारे पास कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ बेटा जो अपने पास आती है दैट इज़ रेट ऑफ चेंज। ठीक है, यानी कोई भी जो क्वांटिटी होगी वो किस रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, अब ये रेट ऑफ चेंज आपके हमारे पास दो तरह की आती है। आप रेट ऑफ चेंज को ऐसे भी समझ सकते हो जैसे आपकी एज। ठीक है, आप देखोगे टाइम के साथ आपकी एज बढ़ रही है। ठीक है, या आपकी हाइट टाइम के साथ आपकी जो हाइट है, जैसे जब हम बच्चे रहते हैं, छोटे रहते हैं, चुन्नू मुन्नू रहते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है कि हमारी जो हाइट है वो भी बढ़ती जा रही है। यानी जैसे टाइम में चेंज आ रहा है वैसे ही आपकी हाइट में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक पैरामीटर चेंज हुआ तो दूसरा पैरामीटर भी चेंज हो रहा है। तो वहाँ पे आपके पास जो हाइट में चेंज आ रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो क्या हो गई? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही हमारे पास होती है रेट ऑफ चेंज। अब ये रेट ऑफ चेंज हमारे पास दो तरह की होती है। कौन कौन सी? पहला हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज
और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। हम बारी बारी से दोनों को उठाएंगे और दोनों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं दैट इज़ एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होती है, हम देखते हैं सबसे पहले कि एवरेज रेट ऑफ चेंज सबसे पहले कब यूज़ होती है, जब हम जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं उस क्वांटिटी में हम जो चेंज देख रहे हैं वो चेंज बेसिकली कब देख रहे हैं, एक लार्ज टाइम इंटरवल में। यानी टाइम इंटरवल मेरे पास लार्ज है तो डेफिनेटली जो चेंज होगा वो चेंज भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। जैसे कोई बच्चा हुआ, ठीक है, अब अगर मैंने उस बच्चे की एज आज देखी और उस बच्चे की एज में कम देखूंगा तो यहाँ जो टाइम इंटरवल है वो कैसा है, कम है, ठीक है। तो उसकी जो हाइट होगी उस हाइट में मुझे डिफरेंस भी क्या होगा, कम दिखाई देगा। लेकिन जब वही एज जब वही टाइम में ज़्यादा ले लूँगा, लाइक जैसे कभी आपकी मौसी आती हैं, ठीक है, आप जब उन्होंने जो आपको छोटा सा देखा होगा फिर वो आपके 5 से 10 साल बाद आपको मिली होंगी तो बोलती हैं अरे कितना बड़ा हो गया है बेबी। तो वो क्या था, बिकॉज वहाँ टाइम इंटरवल आपके पास ज़्यादा था। जब टाइम इंटरवल ज़्यादा था तो आपके पास जो हाइट में जो चेंज आया वो भी कैसा आया, ज़्यादा आया, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हम कब यूज़ करेंगे, व्हेन चेंज इन क्वांटिटी when change in quantity is taken in large time interval, in large time इंटरवल, यानी एक लास्ट टाइम इंटरवल में हम क्वांटिटी का चेंज हम देखेंगे, ठीक है। अब उस लास्ट टाइम इंटरवल को हम कैसे डिस्क्राइब करें, तो लार्ज टाइम इंटरवल, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे किससे, डेल्टा से, ठीक है। ये डेल्टा का साइन हमें क्या बताएगा, जहाँ भी डेल्टा का साइन लग रहा होगा डेल्टा का साइन हमें बताएगा कि वहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो कैसा है, लार्ज है। तो डेफिनेटली जो चेंज होगा वो चेंज भी कैसा होगा, लार्ज होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वांटिटी है y और दूसरी क्वांटिटी है मेरे पास x, ठीक है। अब मैं इसमें मैं y की रेट ऑफ चेंज में इंटरेस्टेड हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या लिखूँ, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y की रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। इतनी बात क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट, अब इसके आगे हम आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल कैसा, कि जैसे मान लो एक सिटी है, जो भी आपकी फेवरेट सिटी आप कुछ भी ले लो, उस सिटी से एक दूसरी सिटी हम जा रहे हैं, ठीक है, ए से बी हम जा रहे हैं और यहाँ जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में वो कितनी है, 400 किलोमीटर, ठीक है, 400 किलोमीटर। और 400 किलोमीटर जाने में हमें टाइम लगा कितना, 4 आवर्स आप ले लो, ठीक है। हाईवे है, 6 लेन रोड है, तो क्या दिक्कत है, पहुँच जाएंगे, भगाएंगे गाड़ी। तो ए से बी हम पहुंच गए 400 किलोमीटर कितने घंटे में, 4 घंटे में। अब अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे जो स्पीड होगी वो कितनी रही होगी, तो आप फटाक से मुझे जवाब दे दोगे कि सर 400 किलोमीटर है, 4 घंटे लगे, तो हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कि सर डिस्टेंस कितनी है, कि डिस्टेंस 400 किलोमीटर है और किसी टाइम कितना लगा इसमें, कि 4 घंटे लगे, तो यहाँ से स्पीड कितनी आ गई मेरे पास, 100 किलोमीटर पर आवर। यानी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने कार ड्राइव करी तो हम 4 घंटे में 400 किलोमीटर पहुँच गए। लेकिन क्या आप मुझे बताओ, क्या पूरे 4 घंटे में आपकी जो स्पीड थी क्या वो 100 किलोमीटर पर आवर रही होगी, नहीं ना, वो आपकी चेंज हुई होगी। जैसे ही आपका हाईवे, जैसे मान लो आप सिटी से स्टार्ट हुए तो सिटी से हाईवे तक तो आपकी 100 नहीं रही होगी, आपने स्टार्ट 0 से करी, फिर 20, 40, 60, 80, ठीक है। फिर जैसे आपने हाईवे लिया, ठीक है, तो हाईवे आप 80, 90, 100, 120, 140 आपने ली। जैसे मान लो सामने कोई कुत्ता आ गया, कोई गाय आ गई, तो एकदम से आपने ब्रेक लगाए तो गाड़ी की स्पीड वापस क्या हुई, चेंज हुई, ठीक है। तो कंटिन्यूसली 4 घंटे तक आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन हमने यहाँ पे जो स्पीड निकाली है बेसिकली वो स्पीड कैसी है, एवरेज स्पीड है। क्यों, बिकॉज आप यहाँ पे देखो जो टाइम इंटरवल अपने पास है वो कैसा है, 4 आवर्स, यानी एक बहुत लंबा टाइम इंटरवल हमारे पास है। और उस टाइम इंटरवल में हमें डिस्टेंस में जो चेंज आया है या हमारी पोजीशन में जो चेंज आया है वो भी कैसा है, लार्ज है,
ठीक है। अगर मैं यहाँ x इक्वल टू 0 मानूँ तो यहाँ पे मेरी पोजीशन कितनी हो गई 400 किलोमीटर्स। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे टाइम इंटरवल लार्ज है और उस टाइम इंटरवल में जो चेंज हमारे पास आया है पोजीशन में वो चेंज भी कैसा है लार्ज है, तो ये जो रेट ऑफ चेंज हमारे पास बनी वो रेट ऑफ चेंज कैसी बनेगी एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारे पास क्या हुई एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है। तो यहाँ से हम जो स्पीड हमने निकाली उसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू 100 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारे पास क्या आई एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है। अब लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो मान लो यहाँ से मान लो कि 9 बजे चले तो 1 बजे यहाँ पहुँच गए। ठीक है। 9 AM पे इन्होंने ड्राइविंग स्टार्ट करी और 1 PM पे ये अपना डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। ठीक है। 4 घंटे तक ये लगातार चल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 10:05 हो के 30 सेकेंड 10 मिनट मतलब 10:05 पे और तथा और 30 सेकेंड पे इनकी स्पीड क्या रही होगी, तो मुझे बताओ वो जो मैंने आपको एक टाइम दिया है वो टाइम बेसिकली क्या है, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है, एक मोमेंट ऑफ टाइम है। ठीक है। मैंने पूछा इतनी बजे मैंने आपसे स्पीड पूछी तो आप क्या देखोगे अपने मीटर में देखोगे, मुझे बता दोगे कि सर मेरी गाड़ी की स्पीड अभी 80 किलोमीटर पर आ रहा है, या अभी मैंने थोड़ी देर बाद वापस आपसे पूछा आपने मुझे क्या बता दिया सर अभी मेरी गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रहा है। वो जो स्पीड आपके पास है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट स्पीड। ठीक है। यानी बेसिकली स्पीड आपके पास क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वो जो रेट ऑफ चेंज है डेफिनेटली वो इससे अलग है, तो हमें एक उसके लिए एक अलग नाम देना पड़ेगा एंड दैट अलग नाम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। दैट अलग नाम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है एट एन इंस्टेंट यानी पर्टिकुलर किसी मूवमेंट पे। ठीक है। यानी मैं रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूँ कब किसी एक मूवमेंट पे, वो जो रेट मुझे मिलेगी वो मुझे क्या होगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यानी मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि चेंज इन क्वांटिटी। अब बेसिकली यहाँ मैं ले रहा हूँ एक इंस्टेंट पे, वो इंस्टेंट क्या होगा बेसिकली बहुत छोटा होगा किसी इंटरवल के कंपैरिजन में। यानी आप यहाँ पे देखो मैंने 10:05 होके 30 सेकंड के आपसे बात करी, यानी पर्टिकुलर किसी एक सेकंड के लिए मैंने बात करी, या एक सेकंड पे मैंने आपसे स्पीड पूछी या रेट ऑफ चेंज मैंने पूछी, जबकि इससे पहले वाले केस में आपके पास 4 हार्स थे। ठीक है। आप देखो इस टाइम इंटरवल के कंपेरिजन में ये जो टाइम इंटरवल आपके पास है ये इन्फाइनाइटली स्मॉल है, यानी बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटा चेंज आपको कब मिलेगा जब टाइम इंटरवल आप कैसा लोगे बहुत ज़्यादा छोटा। ठीक है। तो यानी यहाँ हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में हम क्या लिख सकते हैं कि इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन अ क्वांटिटी इन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी जो टाइम इंटरवल आपके पास होगा वो कैसा होगा बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, वेरी वेरी स्मॉल आपके पास होगा। इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल मतलब वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है। अब इस वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल को हम कैसे डिनोट करेंगे बेसिकली, ये स्मॉल टाइम इंटरवल को हम डिनोट किससे करेंगे डी से। ठीक है। वहाँ हम डेल्टा मतलब लार्ज, देखो डेल्टा DELTA डेल्टा मतलब लार्ज, और उसमें से मैं सिर्फ एक डी ले लूँ तो वो क्या बन जाएगा वेरी स्मॉल। तो आपके पास स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे डी को हम यूज़ करेंगे। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो यहाँ 4 आवर्स आपके पास थे और यहाँ पे मैं 10:05 पे, अब 30 सेकंड भी आप हटा दो पर्टिकुलर, या 10:05 पे, यानी 1 सेकंड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 1 सेकंड यहाँ पे जो टाइम इंटरवल आपके पास है वो 1 सेकंड का है, और इस केस में आपके पास जो टाइम इंटरवल है वो 4 आवर्स का है। 4 आवर्स मतलब
1 घंटे में आपके पास कितने सेकंड्स होंगे? 3600 सेकंड, यानी 3600 सेकंड्स। और 4 आवर्स में आपके पास कितने सेकंड्स हो जाएंगे? 14,400 सेकंड्स। तो आप मुझे बताओ 14,400 सेकंड्स के कंपैरिजन में जो 1 सेकंड होगा वो बहुत छोटा होगा या नहीं होगा? कितना छोटा होगा? आप इसको कैलकुलेट करके देखिए। 1/14,400 आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 0.000001 कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी, यानी अप्रोचेस टू ज़ीरो बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी 0 अगर आपको वैल्यू मिलती है कुछ ऐसी 0.00012, तो ये बहुत छोटी है, बिल्कुल जीरो के अप्रोच है, जीरो को अप्रोच कर रही है लेकिन ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ऐसी वैल्यू को अगर मुझे कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे दिखानी है तो मैं कैसे दिखाऊँ उसको? यानी स्मॉल टाइम इंटरवल को मैं कैसे, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को मैं कैसे डिनोट करूँ? तो वो मैं कैसे डिनोट करूँगा वो देखो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको मैं क्या लिखूँगा बेटा? लिमिट, या आप मैथ्स में पढ़ोगे लिमिट क्या होता है बेसिकली। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है? ज़ीरो से अप्रोच कर रहा है लेकिन ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को किससे डिनोट करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स से। ठीक है, वो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा आपके पास? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बराबर। जैसे हमने ऊपर जो स्पीड निकाली बेसिकली वो स्पीड कौन सी आई थी? एवरेज स्पीड। अब अगर यहाँ पे मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालूँ, अगर यहाँ पे मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो बेसिकली वो मेरे पास क्या आ जाएगी? v इक्वल्स टू यहाँ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लेकिन जो डेल्टा टी होगा वो बहुत छोटा होगा, यानी पर्टिकुलर एट एन इंस्टेंट। आप गाड़ी ड्राइव करो, मैंने आपसे पूछा बताओ बेटा अभी आपकी स्पीड कितनी है, तो आप फटाफट क्या करोगे? मीटर में देखोगे और मीटर में देख के आप बोलोगे सर मेरी स्पीड 100 है, यानी वो पर्टिकुलर एक इंस्टेंट है। हो सकता है सामने जस्ट कुत्ता आ जाए, तो आप क्या करोगे? ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपकी स्पीड चेंज हो गई, यानी वो जो स्पीड थी पर्टिकुलर एट एन इंस्टेंट पे थी। तो यानी उस इंस्टेंट को शो करने के लिए मैं क्या करूँगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? डी एक्स बाई डी टी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड मेरे पास हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे डिफ्रेंसिएशन की, तो बेटा डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? यहीं से हमारे पास डिफ्रेंसिएशन की डेफिनेशन भी निकलेगी कि किसी भी क्वांटिटी की जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगी किसी दूसरी क्वांटिटी का रिस्पेक्ट में, बेसिकली वही क्या कहलाएगा? उसका डिफ्रेंसिएशन कहलाएगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं? डिफ्रेंसिएशन of a quantity is defined as the instantaneous rate of change of that quantity with respect to अनदर क्वांटिटी। यानी जिस क्वांटिटी का हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो क्या होगा? उस क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एन अनदर क्वांटिटी। ठीक है, अभी आप समझ में आ जाएगा बेसिकली मैंने क्या बोला। पहली बार आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपको समझ में नहीं आई होगी। अब बेसिकली देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा डी एक्स बाई डी टी, इसका मतलब क्या था? चेंज किस में हो रहा था? एक्स में हो रहा था। और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था? टी के रिस्पेक्ट में हो रहा था। यानी डिफ्रेंशिएशन को डिनोट करने का तरीका क्या है? आपको दोनों तरफ डी होगा, जहाँ पे डी आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? स्मॉल चेंज। ठीक है, अब ऊपर जो चीज़ आपके पास आएगी, यानी ऊपर जो न्यूमरेटर में आपके पास जो भी क्वांटिटी आप यहाँ लिखोगे, जैसे मैंने लिखा वाई और मैंने लिख दिया एक्स,
तो ऊपर जो क्वांटिटी होगी आप उसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, यानी उसकी रेट ऑफ चेंज आप निकाल रहे हो। तो ऊपर वो चीज़ आएगी जिसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। और नीचे वो चीज़ आएगी जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ऊपर न्यूमरेटर में कौन आएगा, जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है, और नीचे कौन आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में लिख दिया ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। हम जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसी भी क्वांटिटी की आपको क्या देगी, उस क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन आपको देगी। उस डिफ्रेंशिएशन को आप डिनोट कैसे करोगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों तरफ आप डी लिख दोगे और दोनों तरफ क्वांटिटीज़ आ जाएंगी। एक तरफ मैंने लिख दिया वाई और नीचे मैंने लिख दिया एक्स। तो ऊपर जो क्वांटिटी होगी यानी न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी होगी उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी होगी उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यानी यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स आपको क्या बता रहा है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मैंने लिखा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी का मतलब क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। मैंने लिख दिया du बाई डी वी, du बाई डी वी, इसका मतलब क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। मैंने लिख दिया ds बाई डी टी, इसका मतलब क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टी। आई थिंक ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि डिफ्रेंशिएशन को हम कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ के थ्रू भी हम देखते हैं, ठीक है। ग्राफ के थ्रू भी हम इसको देखते हैं। लाइक एवरेज रेट ऑफ चेंज का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो एवरेज रेट ऑफ चेंज का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, जैसे ये मैंने दो एक्सेस ले लिए, दैट इज वाई एक्सिस एंड दैट इज एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, वो ग्राफ कैसा होगा, वो ग्राफ आप कुछ ऐसा ले लो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चेंज देखना है, मुझे यहाँ पे क्या देखना है, चेंज, ठीक है। मुझे यहाँ पे चेंज देखना है, तो बेसिकली एक चेंज मैंने यहाँ पे देखा पर्टिकुलर इस मोमेंट पे, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, x1, ठीक है। ये वाला मोमेंट मेरे पास क्या है, x1, या हम इसको t ले लेते हैं, t पोजीशन, जो पोजीशन टाइम हमने वहाँ स्पीड निकाली थी वही ले लेते हैं हम यहाँ पे। ये अपने पास क्या आ जाएगा, पोजीशन, ठीक है। तो ये जो मेरे पास आएगा दैट इज़ टाइम t1, ठीक है। यानी एक टाइम पे जो पोजीशन थी वो क्या थी, मतलब किसी टाइम t1 पे जो पोजीशन मेरे पास थी वो कितनी थी, x1, यहाँ पे x1, और मैंने कोई दूसरा टाइम लिया कहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पोजीशन मुझे मिलेगी किस टाइम पे, टाइम t2 पे, वो पोजीशन मुझे कितनी मिलेगी, दैट इज़ x2, ठीक है, दैट इज़ x2, ठीक है। तो t1 से t2 में जब मैं गया, या t1 से t2 टाइम में मेरी जो पोजीशन थी वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई, x1 से लेके x2 तक। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ, ये मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और ये एंगल मैंने ले लिया थीटा, ये एंगल मैंने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। तो ये देखो बेटा, ये जो वाई एक्सिस में आपको जो मिल रहा है ये आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स यानी चेंज इन पोजीशन, और जो एक्स एक्सिस पे आपको मिल रहा है ये क्या मिल रहा है आपको, चेंज इन टाइम यानी टाइम इंटरवल,
ठीक है, मुझे बताओ ये जो टाइम इंटरवल है ये बड़ा टाइम इंटरवल है। जब बड़ा टाइम इंटरवल है तो ये जो रेट ऑफ चेंज मुझे मिल रही है, ये जो स्पीड मुझे मिल रही है, ये स्पीड कैसी होगी? एवरेज स्पीड। ये स्पीड कैसी होगी? एवरेज स्पीड। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? वी एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब अगर इसी ग्राफ से मुझे निकालनी है क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर इसी ग्राफ से मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूँ? यहाँ पे एवरेज से इंस्टेंटेनियस जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? टाइम इंटरवल को बहुत छोटा करना होगा। यानी बेसिकली जो T1 है और जो T2 है, T1 को मैं राइट साइड शिफ्ट करूँ और T2 को मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करूँ, तो जैसे जैसे मैं इनको पास लाता जाऊँगा T1 T2 को, क्या एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएंगे? जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी उस टाइम पे आपके पास जो T1 और T2 मिलके कहीं ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा। उस वक्त अगर मैं यहाँ पे चेंज निकालूँ तो चेंज बेसिकली कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, दैट इज़ थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, ये T1 से T2 आने में जो चेंज आपके पास आया वो कैसा आया? बहुत कम आया। तो यहाँ पे मेरे पास जो चेंज आया वो कैसा आया? dt। ठीक है, और ये मेरे पास dx। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्पीड मुझे मिलेगी, मान लो इस पॉइंट को मैं बताता हूँ टी या पॉइंट पी ले लो, तो पॉइंट पी पे अगर मैं स्पीड निकालूंगा तो वो स्पीड मुझे क्या मिलेगी? मैं किसी एक पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, उस पॉइंट पे एक इंटरवल ऑफ टाइम होगा और एक मेरी पोजीशन होगी, वो मेरे पास क्या होगी? dx अपॉन dt। तो ये हमने ग्राफ के थ्रू इस चीज़ को समझा है बेटा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत आप लगे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो नेक्स्ट आगे का टॉपिक अपने पास आता है, दैट इज स्लोप। दैट इज स्लोप, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ढाल हम बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? एम से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। स्लोप, आई थिंक आप नाम बोलने में जहाँ तक आप पहुँच पा रहे हो, जैसे कहीं ढलान होती है, कहीं चढ़ाई होती है, जब आप साइकिल चलाते हो या पैदल चलते हो, कहीं पहाड़ी पे आप चल रहे हो, ठीक है, तो वहाँ हम क्या बोलते हैं? क्या यहाँ पे चढ़ाई है? ठीक है, कहीं पे चढ़ाई ज़्यादा होती है, कहीं पे चढ़ाई कम होती है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है। जैसे मैंने बोला, जैसे मैं यहाँ अलग अलग केस बनाता हूँ कि ये तो मेरा ग्राउंड लेवल है, ये तो मेरे पास ग्राउंड लेवल है। ठीक है, एक पोजीशन मेरे पास यहाँ है ए, एक पोजीशन मेरे पास यहाँ है बी, और एक पोजीशन मेरे पास कहीं यहाँ है सी। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को मिलाऊं तो देखो, अगर मैं इन तीनों को मिलाऊं तो आप मुझे बताओ कहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा है? अगर मैं इसको और ऊपर कर दूं, पॉइंट डी, तो ये लो, ये पॉइंट डी। अब आप मुझे बताओ कहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा हो? यहाँ पे जो थीटा बन रहा होगा आपके पास, दैट इज़ थीटा 1। यहाँ पे जो थीटा बन रहा होगा, दैट इज़ थीटा 2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये वाला जो थीटा आपके पास होगा दैट इज़ थीटा 4। ये वाला जो थीटा आपके पास होगा दैट इज़ थीटा 3। ये वाला जो थीटा होगा दैट इज़ थीटा 2। और ये वाला जो थीटा होगा दैट इज़ थीटा 1। ठीक है, मुझे बताओ स्लोप किसकी ज़्यादा है? आपको देखने पता पड़ रहा होगा कि सर जो पॉइंट डी है ना, उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा है, पॉइंट ए की स्लोप सबसे कम है। ठीक है, तो ये स्लोप बेसिकली किस पर डिपेंड कर रही है? आपके पास थीटा पे। आप देखो थीटा ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, और आपके पास थीटा कम है तो स्लोप कम है। ठीक है, तो यानी यहाँ जो स्लोप है बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है? थीटा पे। ठीक है, तो इस स्लोप को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्लोप बेसिकली होती आपके पास क्या है? अगर आप यहाँ से स्लोप को देखो तो इस स्लोप, ये जो आपके पास
हो रही है, ये क्या है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ठीक है, तो स्लोप को हम बेटा डिफाइन कैसे करेंगे, स्लोप को हम कैसे लिखेंगे, स्लोप को लिखते हैं एम से, डिनोट किससे करते हैं, एम से, और इसका फॉर्मूला अपने पास होता है टेन थीटा। टेन थीटा अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपके पास डेल्टा वाई होगा या डी वाई होगा या डेल्टा एक्स होगा या डी एक्स होगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। डिपेंड करेगा कि आपके पास जो चेंज है वो स्मॉल है या लार्ज। ज़्यादातर कंडीशंस में आपको जो चेंज मिलेगा बेसिकली वो स्मॉल चेंज हमें मिलेगा। तो ज़्यादातर कंडीशन में हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, एम इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एम इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पे जो वाई एक्सिस मेरे पास था वो उस पर मैंने वाई ले लिया और यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया। आपको यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डी एक्स बाई डी टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर किसी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालनी है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए टू फाइंड आउट स्लोप एट अ पॉइंट, आपको किसी पॉइंट पे स्लोप निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालनी है किसी कर्व पे, हम सबसे पहले वहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यानी ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन द कर्व at a point slope has to be find out। जहाँ पे हमें स्लोप निकालनी है उस कर्व के उस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे। ये पहला पॉइंट हमारे पास हुआ। दूसरा पॉइंट, फिर उसके टेंजेंट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस टेंजेंट का हम एंगल देखेंगे किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, फाइंड द एंगल made by the tangent with positive x-axis, with positive x-axis, यानी वो टेंजेंट पॉजिटिव x-axis से कितना एंगल बना रही है वो हमें देखना है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो एंगल हमारे पास आया हम उसका क्या ले लेंगे, टेन रेशियो ले लेंगे, यानी टेंजेंट हम उसका ले लेंगे। देन टेंजेंट of that angle that is tan theta gives the slope at that point। उस पॉइंट पर tan थीटा हमें क्या दे देगा, स्लोप हमें दे देगा। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस अगर हम इसके तो अब कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान आया, अगर किसी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है आप क्या करोगे कि जो भी कर्व आपको दे रखा है उस पर कोई भी पॉइंट अगर आपको दे रखा हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट को आपने ड्रॉ कर दिया, अब उस टेंजेंट को आप एक्स एक्सिस से मिलाओगे और देखोगे कि वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। जो भी एंगल वहाँ से आया, लेट दैट एंगल भी थीटा, तो जो थीटा आपके पास आया हम उसका टेंजेंट ले लेंगे, यानी टेन थीटा हम उसको ले लेंगे। तो वही जो टेन थीटा होगा वो हमें क्या देगी, उसकी स्लोप हमें देगी। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक कर्व दे रखा है, ये आपके पास y हो गया, ये हमारे पास x हो गया। ठीक है, यहाँ से मैंने एक कर्व बनाया कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ, सिर्फ 3 पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, A देन B एंड देन C। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि किस पॉइंट पे स्लोप सबसे ज़्यादा होगी।
किस पॉइंट पे स्लोप सबसे ज़्यादा होगी, यानी मुझे इन तीनों पे स्लोप के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दे रहा हूँ, एम ए एम बी एम सी, सेकंड एम ए एम बी एम सी, थर्ड एम ए एम बी एम सी, और जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज़ वो भी एम ए एम बी और एम सी। इसके बीच में हम रिलेशन यहाँ बना देते हैं, क्या कि एम ए इज़ ग्रेटर देन एम बी इज़ ग्रेटर देन एम सी। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन क्या है, एम ए इज़ लेस देन एम बी इज़ लेस देन एम सी। थर्ड रिलेशन एम ए इक्वल्स टू एम बी इक्वल्स टू एम सी, और द फोर्थ वन इज़ एम ए इज़ लेस देन एम बी इक्वल्स टू एम सी। यहाँ पे हमें चेक करना है कि किस पॉइंट पे स्लोप सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपको ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं। जो हमने रूल देखा है कि जिस भी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालने आप सबसे पहले क्या करोगे, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट देखो ड्रॉ करूँगा तो ए पॉइंट पे टेंजेंट कैसी आएगी, कुछ ऐसी। ठीक है, अगर यहीं पे मैं बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, वो बी पॉइंट की टेंजेंट कैसी आएगी, कुछ ऐसी। ठीक है, और अगर मैं सी पॉइंट की टेंजेंट ड्रॉ करूं तो सी पॉइंट की टेंजेंट कैसी आएगी, कुछ ऐसी। जो सी पॉइंट की टेंजेंट आएगी वो कुछ ऐसे मेरे पास आएगी। ठीक है, अब इन तीनों को, तो फर्स्ट पॉइंट मेरा हो गया कि मैंने क्या किया, आपको हर पॉइंट पे मैंने क्या बना दिया, एक तीनों पॉइंट पे मैंने 3 अलग अलग टेंजेंट्स मैंने बना दी। अब मैं हर एक का क्या देखूंगा, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, मैं वो चीज़ देखूंगा। तो जो फर्स्ट वाली है देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेरे पास ये रहा, इससे कितना एंगल बन रहा है, दैट इज थीटा 1। जो सेकंड मेरे पास है पॉइंट बी, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, दैट इज थीटा 2। ठीक है, और जो थर्ड टेंजेंट मेरे पास है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, दैट इज थीटा 3। ठीक है, आपको देखने पे ही लग रहा होगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो तीनों एंगल हैं वो कैसे हैं, 90 डिग्री, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 ऑल आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तीनों 90 डिग्री से कैसे हैं, ज़्यादा हैं। और देखो सबसे ज़्यादा एंगल कौन सा होगा, थीटा 3 सबसे ज़्यादा होगा, थीटा 2 उससे कम होगा, और थीटा 1 आपके पास सबसे कम होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे समझने के लिए जस्ट एक एंगल मान लेते हैं कि ये थीटा 3 कितना होगा, मान के चलो 150 डिग्री होगा, थीटा 2 आप कुछ भी मान लो 135 डिग्री होगा, और थीटा 1 कितना होगा, 120 डिग्री का। हमने बस ये माना है, आप कुछ भी एंगल आप मान सकते हो, ये एंगल बेसिकली हमने समझने के लिए माना है। ठीक है, तो ये हो गया, 2 पॉइंट अपने पास हो गए, हमने एंगल भी फाइंड आउट कर लिया, यानी एक हमने एंगल भी निकाल लिया थीटा। अब हमें क्या लेना है, उसका टेन कंपोनेंट यानी टेंजेंट। तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, टेन 150 डिग्री। ठीक है, फिर टेन 135 डिग्री, और फिर टेन 120 डिग्री। अब यहाँ से देखो, यहाँ से किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है, टेन 150 डिग्री की वैल्यू। बेटा हमने क्या देखा था कि टेन 150 डिग्री है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो आपके पास हम इसको क्या लिख सकते हैं, 150 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज़ और कि आपके पास बेस एंगल्स कौन से थे, मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि बेस एंगल्स कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 180 डिग्री। ये आपके पास बेस एंगल्स हैं। इसके अलावा जितने भी एंगल्स आपके पास होंगे वो इन्हीं के क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। अब देखो 150 डिग्री किसका मल्टीपल है, 30 डिग्री का, 35 जा, तो जो वैल्यू 30 डिग्री की होगी यानी tan 30 की होगी, वही वैल्यू किसकी होगी, tan 150 डिग्री की होगी। ठीक है, ये बात क्लियर। तो बस आपको उन एंगल्स की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद जो भी एंगल्स हैं आपको उसका मल्टीपल आपको देखना है। ठीक है, कि वो किसका मल्टीपल है उनमें से। अब जैसे 150 डिग्री है तो ये किसका मल्टीपल, 30 डिग्री का, यानी जो वैल्यू tan 30 की होगी वही वैल्यू किसकी होगी, tan 150 डिग्री की होगी। लेकिन tan 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वहाँ पे tan सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है।
ठीक है, वहाँ पे टेन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस, और टेन 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3। ठीक है, उसी तरीके से टेन 135 डिग्री, 135 डिग्री किसका मल्टीपल होता है, 45 डिग्री का। तो जो वैल्यू 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री की होगी, वही वैल्यू किसकी होगी, टेन 135 डिग्री की भी होगी। लेकिन क्योंकि टेन 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, जबकि टेन 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और टेन वहाँ पे कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टेन 45 की वैल्यू 1, यानी -1। ठीक है, फिर आ जाओ किस पे, टेन 120 डिग्री पे। अब 120 किसका मल्टीपल है सर, आप बोलोगे सर 30 डिग्री का भी मल्टीपल है, 60 डिग्री का भी मल्टीपल है, लेकिन हम किसको लेंगे, जिसका सबसे बड़ा मल्टीपल है, यानी 60 डिग्री का 30 × 4 होगा और 60 × 2 होगा। तो हम जो उसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा हम उसी को लेंगे, यानी ये किसका मल्टीपल माना जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है, तो जो वैल्यू टेन 60 डिग्री की होगी वही वैल्यू किसकी होगी, टेन 120 डिग्री की होगी। ठीक है, तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और क्योंकि 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है और वहाँ पे टेन नेगेटिव होता है, इसलिए वहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये कितनी आ जाएगी, -0.866। ठीक है, ये -1 और ये -1.73। हमें पता है कि माइनस में जीरो के जो सबसे ज़्यादा पास होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जीरो से जो जितना दूर होगा वो उतना छोटा होगा। 0.866 इन सब में जीरो के सबसे ज़्यादा पास है, इसलिए ये क्या होगा, ये वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी, नहीं, यानी ये वाली स्लोप हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी। और ये वाली स्लोप कौन सी है, सी की, यानी हम बोल सकते हैं कि MC इज़ ग्रेटर देन MB इज़ ग्रेटर देन MA, यानी सी की स्लोप सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे ज़्यादा, उससे कम B की होगी, और उससे सबसे कम किसकी होगी, A की हमारे पास होगी। ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता देना, हम वहाँ पे ये क्वेश्चन हम देख लेंगे। ठीक है, जो अगला लेक्चर हमारे पास होगा वहाँ पे हम ये चीज़ देख लेंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ले लो। जैसे मैंने लिया कि ये मैंने यहाँ पे एक एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहाँ पे जो कर्व मैं आपको दे रहा हूँ कर्व कैसा है, कुछ ऐसा है, वो कर्व कुछ ऐसा है। ठीक है, वो कर्व कैसा है, ऐसा है, और इस कर्व, ये आपके पास पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने दे दिया पॉइंट O। तो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, फाइंड द स्लोप 8.0, पॉइंट O पे हमें कर्व की स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो लॉजिक वही रहेगा, रूल्स वही रहेंगे जो हमने ऊपर पढ़े हैं। अब आप वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर निकालो, जब आपका आंसर आ जाए तो आप मेरे आंसर से इसको मैच कीजिएगा। ठीक है, वही लॉजिक हमें लगाएं, जो 3 रूल्स हमने देखे हैं स्लोप फाइंड आउट करने के, वही रूल्स हमें यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है बेटा, तो देखो हम करते हैं स्टार्ट। तो कैसे करेंगे स्टार्ट, वही चीज़ कि जिस भी पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड आउट करनी है, आप उस पॉइंट पे क्या निकालोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। तो पॉइंट O पे यहाँ जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो कैसी होगी, वर्टिकल, यानी अलोंग वाई एक्सिस, ये मेरे पास टेंजेंट ड्रॉ होगी। फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा कि इस जो टेंजेंट मेरे पास है, इस टेंजेंट का मैं एंगल फाइंड आउट करूँगा, किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्सिस मेरे पास ये रहा, उससे ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, ये सेकंड स्टेप भी मेरे पास हो गई। अब थर्ड स्टेप में क्या करूँगा कि जो एंगल मेरे पास बना उसका मैं टेंजेंट में ले लूँगा, यानी टेन में उसका ले लूँगा। तो यहाँ पे स्लोप मेरे पास आएगी, वो कितनी आएगी, M = 10 90 डिग्री, और 10 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, इन्फिनिटी। यानी जो स्लोप मेरे पास आएगी कितनी आएगी, इन्फिनिटी। आई होप कि आप सबका आंसर भी क्या आया होगा, इन्फिनिटी ही आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप ये वाला ले लो, जहाँ पे जो कर्व आपको दे रखा है वो कर्व आपको कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, और ये पॉइंट आपको क्या दे दिया, पॉइंट P। ठीक है, ये वही आपके पास वाई एक्सिस, वही आपके पास एक्स एक्सिस। क्वेश्चन क्या पूछा है, सेम वही क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप
ऑफ कर्व एट पॉइंट पी पे कर्व की स्लोप हमें फाइंड आउट करनी है। तो वही आप वापस सबसे पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करो अब और अपना आंसर निकालो, फिर मेरे आंसर से आप मैच करो। लॉजिक वही है, वापस क्या, पॉइंट पी पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, ठीक है, और उस टेंजेंट के मैं एक्स एक्सिस से एंगल देखूंगा। तो क्योंकि दोनों लाइंस एक्स एक्सिस और ये टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, यानी जो स्लोप मेरे पास आएगी वो कितनी आएगी 0 डिग्री। अब उस 0 डिग्री का मैं क्या ले लूँगा, टेन कंपोनेंट ले लूँगा, यानी टेन रेशियो ले लूँगा, दैट इज टेन 0 डिग्री, और टेन 0 मेरे पास कितना होता है 0, यानी यहाँ पे जो स्लोप मेरे पास आएगी वो कितनी आएगी, 0 मेरे पास आएगी। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? आई थिंक ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर नहीं, अगर इस क्वेश्चन में मुझे कोई, अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो हम इस टॉपिक का ले लेते हैं स्लोप का, वो मैं आपको देता हूँ कुछ ऐसा। ये ठीक है, और कर्व मैं आपको दे रहा हूँ कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, आपको यहाँ पे निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। फाइंड या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इन गिवन फिगर। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ये आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास क्या है, डिक्रीजेस कंटिन्यूसली, और डी ऑप्शन जो है वो क्या है बेटा, इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, यानी जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास आएगा उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आप जो भी आंसर आपका आए इन चारों ऑप्शंस में से, वो ऑप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको चीज़ में डाउट लगता है, किसी भी चीज़ में, किसी पॉइंट में, तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।